हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 38 है। प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रत्येक रात 10 बजे निःशुल्क रूप से ये क्लासेज चलती हैं। आप वहां से रात में 10 बजे आपको जूम ऐप का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है, वहां से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और हिंदी ग्रामर के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में चेक करिएगा उसे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सभी लोग आ गए हैं, शुरू किया जाए आगे। अच्छा, वर्ब जो अभी चल रहा है ना, वो काफी थोड़ा सा मतलब उससे मुझे इंटरेस्टिंग चैप्टर ये लगता है कि नहीं? जी भैया, बहुत अच्छा लग रहा है भैया, वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, प्रोनाउन थोड़ा सा ज्यादा रूल उसमें थे, ये थोड़ा सा 1 2 3 इंटरेस्टिंग 2 लगता है। 4 हाँ। 1 ये सब। अरे 1 2 3 4 नहीं था। चलिए ठीक है, शुरू किया जाए मे माइट मस्ट से। जी चलिए देखिए, मे का यूज कहाँ होता है, माइट का, मस्ट का। अच्छा, ये तो एक तरह से और इंटरेस्ट भी आता है इसमें। अच्छा हाँ, सही में मुझे नहीं मालूम था कि कब मे का ये करना है। मे आई कम इन मैडम, ऐसे करके पूछते थे बच्चे, है ना? जी जी तो जी आपको भैया। याद आएगा कि जब परमिशन लेना हो किसी से तो मे का यूज करते हैं। मे का पास्ट फॉर्म माइट हो जाएगा। मस्ट का मतलब क्या होता है, जब कुछ अनिवार्य रूप से होता है। चलिए देखिए सकता क्या तो होता है। अर्थ में आता है, लेकिन क्या है? अर्थ सकता नहीं आता है। मैं आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ। माइक थोड़ा पास करके बोलिए राजा जी। और मे का शायद पोलाइट मैं रिक्वेस्ट। का अर्थ भी सकता के अर्थ में नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? भैया माइट भावना का भी में यूज अंदर आ भावना सकता दिखाने के हूँ। लिए होता है हाँ, क्या कह रहे हैं और माइक का? परमिशन लेने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माइट का प्रयोग मे का पास्ट में आगे माइट, देखेंगे इसका रूल्स। हाँ, विस्तार रूप से भी देखते हैं। चलिए देखिए। इसका संभावना के लिए होता है। माइट एक एक माइटी होता है, शक्तिशाली, एक होता है माइट। लोग लिख के मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, रूल फर्स्ट। मे का प्रयोग संभावना, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, जब कुछ संभावना हो। संभावना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटीज। और क्या बोले? पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी का, एक्सेप्टेशन। पॉसिबिलिटी का स्पेलिंग बताइएगा। PO पी ओ डबल एस LITY। राजा राजा जी को बताने दीजिए। हाँ बोलिए राजा जी। POSSIVI हाँ, LITY। सबका यही आंसर है या कुछ और भी है किसी का? यही है भैया। ठीक है। बिलिटी है ना, बिलिटी तो नहीं है? सर बी होता है एबिलिटी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ एबिलिटी पे। एबिलिटी भी होता, एबिलिटी भी होता सर। ठीक है, पॉसिबिलिटी का स्पेलिंग देख लीजिए, डबल एस। मेरा किस और में गलत हो गया था? मतलब केवीएस के एग्जाम में या किस में मैंने एम्बेरसमेंट का स्पेलिंग में गलत करके आ गया था। एम्बेरसमेंट का स्पेलिंग शायद बोलिए जरा। एम्बैरेसमेंट नहीं होता था, एम्बैरेसिंग होता। एम्बेरसिंग भैया या कोई डीआरडीओ में embarrassment? आया था सर, डीआरडीओ में। हाँ, किसी में आया था। और कहीं पर डबल एस जी या क्या सिंगल एस करके मैं इस तरह से गलती करके आ गया था। वो गलत है भैया मेरा। हम्म। डीआरडीओ में कर दिया। चलिए ठीक है। तो मे का प्रयोग क्या है आपका? संभावना, अनिश्चितता। अनिश्चितता को कहते हैं अनसर्टेनिटी ना। हम्म। हाँ जी सर। के जी भाव को भैया। व्यक्त करने के लिए, जब इस तरह का भाव हो कि संभावना हो या कुछ एकदम फिक्स ना हो, तो उसके लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे इट मे रेन टू नाइट, शायद आज बारिश, बारिश हो सकती शायद आज रात को बारिश हो, या शायद आज रात में बारिश हो, है ना? तो इट मे रेन टू नाइट। अगला है रूल 2। ये क्या है? संभावना है कि रात में बारिश हो सकती है। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? इच्छा, है। इच्छा वाला भैया। क्या बोधक वाक्य कह सकते हैं क्या? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। तो मे का इच्छा व्यक्त, जब आप कुछ विश कर रहे हैं, कुछ किसी से मांग रहे हैं, इस तरह से किसी लिए कामना करते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं, तो उसमें आपका मे का प्रयोग। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, जुग जुग जियो, है ना? आगे देखिए रूल 3। इस तरह के सेंटेंस में आपका मे का करना है। एक और था ना कि एक एक पैसेज आया था कि मे द किंग लिव लॉन्ग, किसी के तरीके से किसी के लिए मे और गॉड कामना कर। ब्लेस यू। हाँ, मे गॉड ब्लेस यू।
मे गॉड ब्लेस यू को क्या बोलते हैं हिंदी में? भगवान भला करे। भगवान आपका भगवान भला भला करे। करे। भला करे। रूल 3 देखिए, यदि प्रिंसिपल ईश्वर क्लॉज, आपका कृपा करे भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं? ईश्वर कृपा करे, ईश्वर आपको कृपा करे। आवाज आपकी थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, क्या कहें, फिर से बताइए। ईश्वर आप पर कृपा करे, ऐसा भी हो सकता है। ईश्वर आप पर कृपा करे, हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल सेंस वही आ रहा है। देखिए, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, टेंस तो कम से कम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इतना तो सबको पता है, उसके भले भीतर के पार्ट्स ना पता हो, तो प्रिंसिपल क्लॉज किसको कहते हैं? प्रधान उपवाक्य, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। अब प्रधान उपवाक्य आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है, तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब आश्रित उपवाक्य, ठीक है, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो, यानी आश्रित उपवाक्य जो होगा आपका, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो रहा हो, तथा इससे पर्पस, उद्देश्य का बोध हो, यानी इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या लगे कि कुछ इसका मोटिव है, कुछ उद्देश्य है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होता है। तो जो आपका आश्रित उपवाक्य है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका मे का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, वी ईट, हम खाते हैं, ये आपका कौन सा हो गया? कौन सा क्लॉज है ये? प्रिंसिपल है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है? केवीएस एग्जाम में क्लॉज से बहुत क्वेश्चन आए थे, किसने दिया था? टीचिंग वाला एग्जाम भी दिए होंगे तो उसमें पता चला होगा, क्लॉज से बहुत क्वेश्चन थे। वी ईट कौन सा क्लॉज है? वी ईट प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि है। ये क्योंकि और ये देखिए, खुद इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, इसको अलग भी Independent रखा जाए तो भी ये सेंटेंस जिंदा रहेगा। एक भाव दे रहा है, एक मीनिंग दे रहा है। सो दैट, देखिए सो दैट से कनेक्ट है, और वी मे लीव, इसका मतलब क्या हो गया? किसी का माइक सही से काम नहीं कर रहा है, एक बार देखिए, ईयरफोन को निकाल के फिर से लगाइए, देख लीजिए, अपना चेक कर लीजिए, आपकी वजह से आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब ताकि, वी मे लिव, हम जिंदा रह सके या हम जीवित रह सके, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम मे लगा देंगे। और ये क्या है? उद्देश्य है कि हम खा ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके, यहाँ पे एक मोटिव है, उद्देश्य है। इसका आवाज ऐसे हो रहा है। उत्कर्ष, हाँ उत्कर्ष जी, एक बार माइक आप फिर से लगाइएगा, ये क्या कहते हैं, ईयरफोन निकाल के देख लीजिए। अगला देखिए, रूल 4, माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग तो हमने कर दिया कि थोड़ी सी संभावना अगर ज्यादा रहे। माइट का यूज कब करेंगे? जब संभावना काफी कम रहे, ठीक है, तो आप माइट का प्रयोग कर लेंगे। जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी, ज्यादा संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं? ज्यादा संभावना हो तो किसका यूज करना है? मे का। संभावना कम रहे तो माइट का यूज करेगा, ठीक है। अगला देखिए रूल, अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करें, और संभावना सबसे ज्यादा हो, पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा हो, तो आप मस्ट का यूज करेंगे। किस वर्ड का यूज करेंगे? किस मॉडल का? मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ही स्टेज इन 5 स्टार होटल, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। अच्छा, 5 स्टार से कुछ याद आया? हाइफनेटेड नाउन वाला। जी भैया बिल्कुल। हाँ, उसमें क्या था आपका? 5 स्टार लिख रखा था। हाँ, स्टार्स नहीं होता है, 5 स्टार होता है, होटल्स होता है। होटल में आप लगा सकते हैं, लेकिन 5 स्टार्स नहीं कर सकेंगे। हाइफनेटेड नाउन क्या था आपका? हमेशा सिंगुलर था। हाइफन लगा रहता था। हाँ, हाइफनेटेड नाउन वही तो कह रहा हूँ, जिसमें हाइफन लगा हो। तो ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, 5 स्टार होटल्स, वह 5 सितारा होटलों में रहता है। एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, और हवाई जहाज से सवारी करता है, सफर करता है। ही मस्ट बी वेरी रिच। तो अब देखिए, इतना पहले भूमिका बांध दिया उसकी कि ऐसे करता है, वैसे करता है, भाई कोई 5 स्टार में रहेगा, हमेशा फ्लाइट से सफर करेगा, तो इसका मतलब क्या है? अब संभावना है, ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन काफी हद तक ये संभावना है कि मस्ट बी वेरी रिच, वो जरूर ही
बहुत अमीर होगा, है ना, कहेंगे ना ही मस्ट बी वेरी रिच, क्या मतलब हुआ इसका कि वह बहुत जरूरी ही बहुत अमीर है। अमीर होगा या अमीर होना चाहिए? हाँ, ही मस्ट बी वेरी रिच, क्या कह सकते हैं इसको, अमीर है या वह होगा। अवश्य नहीं होगा। संभावना है, तो या काफी ज्यादा। अमीर है। हाँ, क्या कह रहे हैं। अवश्य ही अमीर होगा या धनी होगा। तो मस्ट का प्रयोग यानी काफी ज्यादा अगर संभावना है तो मस्ट का, उससे कम संभावना है तो मे का, और सबसे कम संभावना है तो माइट का। माइट। इस क्लियर। आगे देखिए रूल 6 क्या कहता है। मे का प्रयोग सम्मान के साथ, मे का प्रयोग, अरे यार ये तो हाईलाइट वाला है। सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। मे का प्रयोग कब करते हैं, अगर किसी को हम सम्मान के साथ, पोलाइट रिक्वेस्ट कह सकते हैं, अगर कुछ पूछ रहे हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट करके कुछ पूछ रहे हैं, तो हम मे का प्रयोग करेंगे। अभी मैंने बताया ना कि मे आई कम इन सर, जैसे छोटे छोटे क्लास में या ऐसे भी जब कॉलेज में टीचर पढ़ा रहे हैं या कुछ भी, तो पोलाइटली पूछा जाता है ना, सम्मान पूर्वक अगर कुछ पूछना है हमें, तो हम कहते हैं ना मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। इस तरीके से आप मे कह सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। या मे आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारी कलम यूज कर सकता हूं, प्रयोग कर सकता हूं। नोट, इसमें देखिए क्या कह रहा है, मे एवं माइट के साथ पॉसिबली एवं लाइकली का प्रयोग न करें, क्योंकि दोनों संभावना को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही बात। मे भी आपका संभावना के लिए यूज किया जाता है, माइट उससे कम संभावना के लिए यूज किया जाता है, और पॉसिबली और लाइकली ये दोनों वर्ड भी संभावना को ही व्यक्त करते हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, मे और माइट के साथ पॉसिबली या लाइकली जैसे वर्ड्स को यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझ रहे हैं। देखिए वी मे पॉसिबली कम टुमारो, ये क्या हो जाएगा, अब मे भी लगा रहे हैं, पॉसिबली भी लगा रहे हैं, तो ये गलत हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें हो गई। ठीक है, मोर देन व्हाट इज नीडेड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कह दिए। तो क्या है सही, क्या होगा, जैसे मे लगाना है तो मे के साथ कैसे बनाएंगे, वी मे कम टुमारो, हम कल हम शायद आएंगे। वी मे कम टुमारो, हम कल आ सकते हैं, कह सकते हैं इसको जी। या वी विल पॉसिबली कम टुमारो, हम कल क्या कहेंगे इसको, वी मे विल पॉसिबली कम टुमारो, हम शायद कल, हम कल निश्चित तौर से नहीं आएंगे। हम शायद कल आ सकते हैं या आएंगे। हम कल आएंगे, शायद आ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मे और माइट के साथ आप पॉसिबली या लाइकली का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए सैल विल में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, सैल बोले कि विल बोले, हालांकि अब ज्यादातर सैल का यूज करते नहीं है, कोई विल ही का करते हैं। अब तो भैया बिल्ली का यूज। चलिए रूल फर्स्ट क्या कहता है, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट। सैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन तो समझ रहे हैं आई, और इसी का प्रयोग भी होता है। सैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई या वी, है ना, के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आई और वी के साथ आप विल सैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करें। जैसे कह रहा है कि आई हो या वी हो ना, तो इसके साथ आप सैल का करिए, बाकी जैसे यू है, चाहे ही सी इट है या दे है, इसके साथ आप विल का प्रयोग करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गलत हो जाता है वो करने आई से। विल के साथ भी होता है सर। हाँ वही कह रहा हूँ, गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है। जैसे आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विथ मी, मैं कल कॉलेज जाऊंगा और वो मेरे साथ आएगा, तो ही के साथ विल का कर दिया, आई के साथ। ठीक है, मॉडर्न, अब देखिए क्या कह रहा है, मॉडर्न इंग्लिश में हम आई एवं वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं जो अब स्वीकार्य है। ठीक है, मतलब आई और वी के साथ भी आप विल का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है,
सब एक्सेप्टेड। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब भी आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है। कुछ पूछना है, प्रश्नवाचक अगर है वाक्य तो उसमें अभी भी क्या करना है, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करिए। ठीक है, जैसे विल आई गो, ये गलत हो जाएगा, क्या करना है, शैल आई गो। यानी पूछने के टाइम में आप शैल लगाइए फर्स्ट पर्सन के साथ, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, यानी आई हो चाहे वी हो, और बाकी क्या करिए आप विल का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? क्लियर है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? दिक्कत हो बताइएगा। अगला आई देखिए, और गो में भी, आई और बी में भी अगर विल यूज करते तो गलत नहीं होगा ना? क्या कह रहे हैं? आई और बी में भी अगर हम विल यूज करते तो गलत नहीं होगा? नहीं, गलत नहीं होगा। आई के साथ विल का यूज करेंगे, गलत नहीं होगा। बस ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो शैल का यूज कर लीजिएगा वहां पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया ना आपका विल आई गो, इसकी जगह शैल आई गो सही है। आगे देखिए, शैल का प्रयोग सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट कौन है, ही शी इट दे, के साथ कमांड आदेश, प्रॉमिस वादा, थ्रेट धमकी, कहते हैं ना कि थ्रेट कॉल आया है, धमकी भरा कॉल, थ्रेट हो गया। डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, कंपल्सन अनिवार्यता, एडवाइस सलाह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या कह दिया देखिए, शैल का प्रयोग आप सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट हो यू, या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन में है ना आपका सब्जेक्ट ही शी इट चाहे दे, ये सब, इसके साथ अगर आप कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन, कंपल्सन या एडवाइस वाला अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें आप इन सब के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार विल का प्रयोग आई और बी के साथ होता है, और विल का प्रयोग आप आई और बी के साथ करेंगे। जैसे देखिए, कमांड, अगर किसी को आदेश दे रहे हैं तो कैसे सेंटेंस, यू शैल लीव द रूम एट वंस। ठीक है, इसमें आप शैल का प्रयोग करेंगे अगर कमांड दे रहे हैं। यू शैल लीव द रूम एट वंस का मतलब क्या होगा, बताइए? क्या सर? क्या हिंदी में करिए। कौन सी sentence? यही यू शैल लीव द, रूम छोड़ने का आदेश दिया निकल जाता है, जाओ रूम। रूम छोड़ने का। निकल जाओ रूम से। तुम ये कमरा अभी छोड़ दो। आप ये कमरा अभी छोड़ दें। एडवांस का मतलब क्या होता है, अभी अभी के अभी जयकांत जब भी होता सर, जब भी। तत्काल ये कमरा छोड़ दो। एक बार एक बार आएगा ये क्या होगा, तत्काल होने की होता है। चेक करिएगा। तुम एक बार में क्या भैया तुम ये एडवांस का मतलब एक बार चेक करिए। तुम एक बार में तुम एक बार में ये कमरा छोड़ दो या खाली कर दो, रूम छोड़ दो, कमरा खाली छोड़ दो। क्योंकि आदेश है, एक बार में आया सर, है ना? एक बार आना सर। ठीक है, तुरंत कहते हैं, तुरंत। अच्छा मैं देख के बता दूंगा। देखिए, प्रॉमिस प्रतिज्ञा या वादा, है ना? शिवानंद जी याद आ रहा है इसे कुछ? क्या होगा आपने? क्या कह रहे हो भैया? कुछ नहीं, ध्यान दीजिए। अरे उसका ट्रांसलेशन तो बताइए भैया। इसका किसका एडवांस देख तो लूं, Shall इसलिए be तो awarded, आपको पुरस्कृत किया जाएगा। तुरंत का मतलब भैया तुरंत। फ्रीजन वर्ब तो नहीं है भैया, ये एडवांस। एडवांस का मतलब है तुरंत कमरे से निकल जाओ। तत्काल रूप से या फौरन, तत्काल रूप से। अभी के अभी। तो यू शैल लीव द निष्कासित रूम हो एट जाएगा। वंस, सुनिए, यू शैल लीव द रूम एट वंस, तो क्या हो जाएगा, तुम यह कमरा, या तुम कमरा तुरंत छोड़ दो। ठीक है, यू शैल लीव ये द कमरा रूम एट तत्काल वंस। छोड़ दो, या तुम ये कमरा हाँ, अभी अभी छोड़ दो। तुम यह कमरा अविलंब भैया- छोड़ दो, तत्काल छोड़ भैया दो। लोग कहते नहीं गो, भैया लोग कहते नहीं गो अवे एट वंस, तत्काल रूप से यहाँ से निकल जाओ। हाँ, तो तुरंत, वही फौरन। वही फौरन मतलब हाँ, तुरंत। ठीक है, एडवांस का मतलब होता है तुरंत, तत्काल रूप से, अविलंब, बिना देर किए,
है ना, या तुम ये बिना देरी के इस कमरे को छोड़ दो, वही होगा। अगला है प्रॉमिस, प्रतिज्ञा वादा। यू शैल बी अवार्डेड, किसी से आप वादा करते हैं या कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, कहते हैं यू शैल बी अवार्डेड, तुम्हें तुम पुरस्कृत हो, तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, या होगे, सही है। तुम सम्मानित होगे। आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जैसे भी, हाँ जैसे भी होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो प्रॉमिस में भी आप किसका यूज करेंगे, भैया जैसे भी हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ आई के साथ आप विल का यूज कर रहे हैं और बाकी के साथ शैल का कर रहे हैं, देख रहे हैं ध्यान यहाँ। जैसे थ्रेट है, धमकी भरा कोई है, तो ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स का मतलब बताइए, जो बिना परमिशन में किसी के घुस जाता है प्रॉपर्टी में उसको बोलते हैं ट्रेसपासर, और जो करता है उसको बोलते हैं ट्रेसपासिंग, ठीक है ना। और प्रोसिक्यूटेड मतलब सजा, सजा का हकदार होगा। ट्रेसपासर्स वही अतिक्रमी, अभी जो हाल फिलहाल में जो सब है, जो बिना परमिशन लिए किसी की प्रॉपर्टी में घुसता है उसको कहते हैं ट्रेसपासर। ठीक है। और शैल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड का मतलब सजा, सजा का हकदार होगा, सजा मिलेगी उसको। तो यहाँ पे देखिए शैल का यूज हो गया। आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें दंडित करूंगा, सजा दूंगा। आई के साथ विल का यूज हो गया। थ्रेट वाले में भी आपका देखिए। फिर डिटर्मिनेशन आता है, दृढ़ संकल्प वाला सेंटेंस, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, मैं बहुत परिश्रम करूंगा और अच्छे अंक प्राप्त करूंगा, अच्छे अंक लाऊंगा। तो यहाँ पे आई के साथ विल का हो गया यूज। कंपल्सन, अनिवार्यता, करना ही करना है एकदम, जैसे यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग, क्या होगा, अनिवार्यता, एकदम कंपल्सन है, तुम्हें यहाँ आना होगा मीटिंग के लिए। यू शैल बी हियर, तुम्हें यहाँ मीटिंग के लिए आना होगा। उपस्थित होना होगा, ये भी कह सकते हैं। हाजिर होना होगा, आना होगा, यू शैल बी हियर। तुमको अवश्य आना होगा, तुमको रहना पड़ेगा यहाँ या आना होगा। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, आई के साथ विल का यूज किया आपने। क्या होता है इसका, बताइए जल्दी से। मुझे ये काम पूरा करना होगा, आई विल या हैव टू समाप्त फिनिश। करना होगा। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपल्सन है। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे यह काम, ये काम पूरा करना होगा। होगा ही, बिल्कुल ठीक। चलिए अगला रूल देखिए। लेट्स से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में भी शैल का प्रयोग होता है। जैसे कोई सेंटेंस लेटस से या लेट्स से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे शुरू होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज्ञा बोधक कहेंगे, आज्ञा वाला ना, कमांड वाला। इंपेरेटिव क्या कहलाता है, क्वेश्चन मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग लग जाते हैं सर। अरे वो दूसरा चीज है, इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं वो पूछ रहा हूँ। सकारात्मक वाक्य होते हैं। कौन सा, पूछने वाला, सकारात्मक वाक्य होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। परमिशन एक तरीके से पूछते हैं। जैसे भैया वो ये काम कर रहा है, ऑर्डर देना, वही कह रहा हूँ ना, आदेशात्मक हो या पोलाइट रिक्वेस्ट वाला। तो इस तरह के सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में भी शैल का प्रयोग होगा, समझ रहे हैं। जैसे लेट अस डांस टुगेदर, शैल वी, ये क्या है, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका अगर क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो उसमें भी आपको शैल का यूज करना है, शैल वी। ठीक है, क्वेश्चन टैग वाला भी एक चैप्टर आएगा, उसमें आपको पता चलेगा। तो लेट अस डांस टुगेदर, शैल वी, यहाँ पे शैल का यूज किया गया क्वेश्चन टैग बनाने में इंपेरेटिव सेंटेंस के। रूल को बस ध्यान में रखिए। रूल 3 क्या कह रहा है, शैल का प्रयोग सजेशन, सुझावों को व्यक्त करने के लिए, सुझावों को व्यक्त करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई है या वी है, इसके सब्जेक्ट के साथ, और इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है, ठीक है, उसमें अगर कोई सजेशन दिया जा रहा है तो उसमें शैल का प्रयोग होगा। जैसे शैल बी वॉक टू द मैनेजमेंट, है ना,
मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रबंधन। प्रबंधन सेल भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल का प्रयोग किया गया अगर कुछ सुझाव देना है, सुझाव को व्यक्त करना है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस। नोट, सेल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से नहीं होता। इन प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। किस तरह के वाक्य में नहीं होता है सेल और विल का प्रयोग? जैसे अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो, अगर कोई सेंटेंस है पास्ट टेंस से शुरू है तो उसमें हम सेल और विल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही होप्ड दैट ही विल वुड पास द टेस्ट, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पास्ट में है तो विल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, होप्ड के अकॉर्डिंग चेंज किया गया। वुड का होगा, वुड हो जाएगा विल का। ठीक है, नरेशन में भी ऐसे होता ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कह रहा है अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो विल सेल नहीं, वुड शुड का प्रयोग होता है। विल का वुड, सेल का शुड। दरअसल आपने इसको कहाँ से देखा? ये वाला जो है ना, ही होप दैट ही वुड पास द टेस्ट, तो होप्ड को होप के अकॉर्डिंग बदला ना, यहाँ पे विल का पुट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मेन वर्ब आपका यही है उसी के। अगला देखिए, दरअसल ये नियम तब भी लागू होते हैं जब विल सेल के स्थान पर कोई और मॉडल या वर्ब प्रयोग हुआ हो। ठीक है, विल सेल के जगह पे अगर कुछ और भी है उसका भी इस तरीके से पास में होगा। ये नरेशन में आपने देखा होगा, है ना, किसका क्या बन जाता है, कैन का कोड बन जाता था, और किसका किसका क्या बन जाता था, मे का माइट बन जाता था, है ना। नींद आ रही है आज। अगला देखिए, फिर अब क्लास भी खत्म होने वाला है। ही सेड दैट ही इज कमिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड है इस हिसाब से वॉज कमिंग हो जाएगा। अगर होता तो इज होता, हाँ, तो ही क्या हो जाता फिर, सेज। इनडायरेक्ट में is का he is coming, ही के साथ से होता, सेज होता। सेज प्लूरल हो जाएगा, आर हो जाएगा फिर इस। क्या होगा, सॉरी वो सेज होगा, सेज। तब कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, नहीं होगा, सेज होगा। अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, ठीक है, दो काम ऐसा हो जो एक के बाद एक होने वाला हो, तो दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे। यानी दूसरा काम तभी होगा यदि पहला काम होता है, तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है, यानी अगर दो काम लगातार होने वाला है लेकिन दूसरा काम तभी हो सकता है जब पहला काम कंप्लीट हो, तो इस तरीके से इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल क्या कहते हैं, तो आपका पहला जो कार्य है, जो फर्स्ट वाला काम है, उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखिए और दूसरे वाले को सिंपल फ्यूचर टेंस में रखिए। हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की आदत होती है, जिसकी वजह से हम पहले कार्य को भी सिंपल फ्यूचर में प्रयोग कर लेते हैं। बात सही है। जैसे देखिए क्या करना है, अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, अब इसमें कौन सा काम पहले होना है, शिवानंद जी आप बताइए। अगर वो आएगी तो आपसे मिलेगी, आना, हाँ ठीक है, काम पहला है। पहले आएगी तभी तो मिलेगी, है ना, नहीं आएगी तो नहीं मिलेगी। तो आने का काम पहले होगा यहाँ पे, अगर मैं आऊंगी, अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, तो यहाँ पे आने का काम पहले है, तो इसको किस टेंस में रखेंगे, बोलिए। पहले वाले काम पहले वाले को प्रेजेंट में, सेकंड सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में पहले वाले को रखेंगे और दूसरे वाले को सिंपल फ्यूचर में। वही है ना, क्योंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं की आदत है, तो इसलिए हम लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, इफ आई विल कम, इसका कर दिया अगर मैं आऊंगी, इफ आई विल कम तो आपसे मिलूंगी, नहीं, I will meet you। ये गलती अगर भैया दोनों से, अगर दोनों पार्ट फ्यूचर में होते हैं तो पहला इंडेफिनिट में बनता है। अच्छा सर, इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैं आती हूँ तो आपसे मिलूंगी। क्या, अगर मैं आती तो मिलती, नहीं भैया, पहले इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वही तो कह रहा हूँ कि ये गलत सेंटेंस है, हम लोग गलती क्या कर रहे हैं वही बता रहा हूँ।
ठीक है, इस तरह का सेंटेंस नहीं बनेगा। बनेगा क्या? इफ आई कम। ठीक है, अगर मैं आऊंगी, मतलब वही है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इफ आई कम आई विल मीट यू, तो आपसे मिलूंगी। तो आप ध्यान रखेंगे, इस तरह का सेंटेंस हो तो आप ट्रांसलेशन में क्या करेंगे? दो काम हो, एक पे एक डिपेंड हो, है ना। तो पहले वाले को सिंपल प्रेजेंट में रखिएगा और दूसरे वाले को सिंपल फ्यूचर में बनाइएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आंसर में आएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों को देखें, इसके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। यानी ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि किसका होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। ये वर्ड ध्यान रखिए। कौन कौन सा? इफ, इसके बाद सिंपल फ्यूचर का प्रयोग नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट का होगा। तो यहां भी तो वही है, इफ आई कम। जी इसलिए इफ आई विल कम गलत हो जाएगा। इफ के बाद सिंपल फ्यूचर का प्रयोग नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट का करेंगे। तो जैसे इफ, एज सून एज, मतलब जैसे ही। इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ये सब कंडीशनल चैप्टर, क्या सेंटेंस चैप्टर में कंडीशनल वाला है, कंडीशन है ना। अगर ऐसा होता है, यदि ऐसा, ठीक है। तो इन सब के बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, न कि सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। बात समझ में आई? जी भैया। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो आज यहां तक किसी को समझने में दिक्कत तो बताइए। फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं। वुड से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। और पिछला चैप्टर आप लोग का रिवीजन हो गया? पिछला वाला नाउन और प्रोनाउन रिवीजन हुआ आप लोगों का? हो गया ना? हो गया, जो चाहे वो पूछ सकते हैं। झूठ नहीं बोलेंगे भैया।